हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे पर मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो हमने पिछले सप्ताह आपको दिया था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और देश: सरवन पाकिस्तान, सब्जकोह ईरान, सना यमन। आपको बताना है कौन कौन से इसमें सुमेलित हैं, कौन कौन से नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, सरवन की बात करें और सब्जकोह की बात करें तो दरअसल सरवन जो है ईरान में है और सब्जकोह जो है पाकिस्तान में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सना है वो यमन में होगा। यही मेरे बताने का मतलब है। चलिए इसको देख भी लेते हैं। अब देखिए, ईरान में एक जगह है सिस्ता बलूचिस्तान। इस सिस्ता बलूचिस्तान में है सरवन। अब इसी के थोड़ा सा हम पूर्व में अगर आ जाएं तो हम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आ जाएंगे, जहां पर है कोह ए सब्ज। सब्ज को भी कहीं सुनने को मिल जाता है, नाम वही है, सेम है। तो अब यह जो है आप समझ गए होंगे कि यह क्रॉस में तो सही है लेकिन सीधा सीधा सही नहीं है, इस वजह से यह गलत है। लेकिन यमन में सना है। तो देखिए, यमन जो एशिया में ही मौजूद है, इस जगह पर लाल सागर के पहले ही मिल जाएगा जाते वक्त। तो वहां पे हम यहां पर देखें तो यमन की राजधानी सना है और आपको पता है हुती विद्रोहियों का संबंध यहीं से है। अब जवाब हमें मिल चुका है। सही उत्तर क्या है? सिर्फ एक ही अगर सही है तो बी, यानी कि केवल 3 हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए कि अभी मॉस्को में जो कंसर्ट हॉल हुआ, जो में हमला हुआ है रूस में, कहा जा रहा है कि उसके पीछे आतंकवादी हमला था। यह बात साबित भी हो चुकी है, जिम्मेदारी भी ले ली गई है। उसी क्रम में देखा गया कि ताजिकिस्तान में 9 लोगों को हिरासत में लिया गया और कहा जा रहा है इनके तार जुड़े हैं इस मॉस्को हमले से। तो अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ताजिकिस्तान प्रांत को समझ लेते हैं कि ताजिकिस्तान की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है। अब ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और चीन। अब यहाँ पे हमें बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है कि किसके किसके साथ ताजिकिस्तान की सीमा लगती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अफगानिस्तान क्या है। तो यह देखिए, अफगानिस्तान की सीमा लगती है। उसके बाद अगला देखिए, अफगानिस्तान की तो लगती है, मिल गई है। किर्गिस्तान की देख लेते हैं। किर्गिस्तान की क्या लगती है? बिल्कुल लगती है, यहां से लगती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं तुर्कमेनिस्तान और चीन की। अब देखिए, तुर्कमेनिस्तान यहां पर और यहां पर यह सीमा बनी हुई है। इसके पहले उज्बेकिस्तान आ जाता है। यह उज्बेकिस्तान का विस्तार क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि तुर्कमेनिस्तान के साथ तो सीमा नहीं बनती है। अब उसके बाद देखिए चीन। तो चीन के लिए हमें यहां पूर्व की तरफ देखें ताजिकिस्तान से, तो यह जो क्षेत्र है यह चीन का क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीन भी हमें मिल गया, किर्गिस्तान भी मिल गया, अफगानिस्तान भी मिल गया। 1, 3 और 4 हमारा सही उत्तर होगा। इसका मतलब क्या होगा? बी। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है ताइवान से जुड़ा हुआ। अब ताइवान अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि देखिए अभी हाल ही में ताइवान में भूकंप आया है, जिससे कई लोगों की जान भी चली गई है और इसकी वजह से कई लोगों की तबीयत, मतलब कि हालात खराब हुए। किसी के हाथ में चोट लग गई, पैर में लग गई, किसी कोई गंभीर चोट भी लग गई है। ऐसी स्थिति की वजह से अब ताइवान में चूंकि भूकंप आ रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी ताइवान के बारे में जान लेना जरूरी हो जाता है। चलिए, ताइवान जल डमरू मध्य, जिसे फार्मोसा जल डमरू मध्य भी कहा जाता है, ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करने वाली 180 किलोमीटर चौड़ी जल डमरू मध्य है, यानी कि जल संधि है। उसके बाद ताइवान जल डमरू मध्य की मध्य रेखा चीनी मुख्य भूमि को ताइवान से अलग करने वाली एक अनौपचारिक सीमा के रूप में कार्य करती है। अब यहां पे देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि क्या कहा है, ताइवान जल डमरू मध्य को हम क्या कह सकते हैं? फार्मोसा। ये स्टेटमेंट कहता है कि ऐसा माना जाता है। तो तथ्यात्मक रूप से ये जानकारी तो सही है, लेकिन क्या पूरा स्टेटमेंट सही है कि ताइवान द्वीप और महाद्वीपीय एशिया को अलग करने वाली 180 किलोमीटर चौड़ी जल संधि है? देखिए, अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें ये ढूंढना है यहाँ पे कि गलत कौन सा है। लेकिन ये देखते हैं ये सही है गलत है। देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए ईस्ट चाइना सी है, ये मुख्य एशिया का क्षेत्र है। इसके पूर्व में ईस्ट चाइना सी है और यहाँ पे साउथ चाइना सी है, इन्हीं के बीच में है ताइवान। अब इस ताइवान, और चूंकि चाइना एशिया का भाग है तो एशिया मुख्य भूमि यही हो गई।
इसके बीच में यहाँ का जो क्षेत्र है यह जो है यही फार्मोसा जल संधि है, 180 किलोमीटर चौड़ी है। अब इसी के बारे में देखिए अगली स्टेटमेंट क्या है, ताइवान जलडमरू मध्य की मध्य रेखा चीनी मुख्य भूमि को ताइवान से अलग करने वाली एक अनौपचारिक सीमा के रूप में कार्य करता है। अब देखिए एक अनौपचारिक सीमा तो यह जल संधि बनाता है, लेकिन अनौपचारिक है, याद रखिएगा, औपचारिक नहीं है। इसी स्टेटमेंट का अंतर है, मतलब चीन तो नहीं मानता इस सीमा को, इसी वजह से इसको अनौपचारिक कहा जाता है। तो तथ्यात्मक रूप से यह जो बात है यह भी सही है कि चीन से ही अलग करता है अनौपचारिक रूप से यह सीमा जो है ताइवान जलडमरू मध्य की। अब चूंकि हमने देखा कि दो सवाल में दोनों ही स्टेटमेंट हमें सही दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें जानना यह था कि गलत कौन सा है, यानी कि सही कौन सा नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, डी, यहाँ पे ना तो एक ना तो दो। तो मतलब यही था, गलत कौन सा है तो हम यही कहेंगे कि ना पहला वाला गलत है ना तो दूसरा वाला गलत है, इसलिए डी, ना तो एक ना तो दो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बहरीन आधुनिक पश्चिमी टैंक खरीदने वाला नवीनतम अरब खाड़ी राज्य बन गया है। फारस की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमें पता होना चाहिए फारस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों के बारे में। पश्चिमी एशिया में स्थित यह हिंद महासागर का एक खंड बनाता है और उसके बाद यह ओमान की खाड़ी का विस्तार है और पूर्व में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। अब इन दोनों बातों को देख समझ लीजिए, पहली बात और दूसरी बात के आधार बताना है कौन सा या कौन से सही है या है। तो पहला वाला देख लेते हैं, पश्चिमी एशिया में स्थित यह हिंद महासागर का एक खंड बनाता है। क्या ऐसा है? तो देखिए पश्चिमी एशिया का यह क्षेत्र है, यहां पर है फारस की खाड़ी, फिर उसके बाद हिंद महासागर का एक खंड है। क्या? तो ये देखिए इंडियन ओशियन का ही विस्तार है यहां पे, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट सही। फिर है यह ओमान की खाड़ी का विस्तार है और पूर्व में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं जरा। ये देखिए यहां पे गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है, और उसी के बाद फिर आगे यहां पे फारस की खाड़ी है। तो यह जो बात कही गई थी कि यह ओमान की खाड़ी का विस्तार है, यह बात तो सही है, और पूर्व में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से हिंद महासागर से जुड़ता है। अब देखिए, अब फारस की खाड़ी के पूर्व में इस जगह पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है अगर, तो यह जो स्टेटमेंट में बात कही गई थी वह भी हमें सही देखने को मिलती है। पूर्व में हॉर्मुज है, इसके माध्यम से हिंद महासागर से यह जुड़ जाता है, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट दोनों के दोनों अगर सही हैं तो हमें क्या बताना होगा सवाल के हिसाब से? जवाब होगा कि एक और दो दोनों ही सही है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा। अपने आप इसको पढ़ेंगे ना तो जवाब मिल जाएगा। कहने को तो सवाल बड़ा है पर दरअसल जवाब जो है ढूंढना आसान हो जाता है इसकी वजह से। कैसे? आइए देखते हैं। यह लंबे समय से भूगोल और भूविज्ञान की शक्तियों से प्रभावित रहा है। ठीक है, अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अभी अगले स्टेटमेंट में आइए। यह देश उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में स्थित है। अब उत्तरी अटलांटिक सागर में आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में स्थित है। आर्कटिक सर्कल कहां पे होगा? आर्कटिक सर्कल देखिए आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में ऊपर की तरफ हम देखेंगे 66.5 के बाद होगा आर्कटिक सर्कल, और इसके दक्षिण में है। यही बात तो कही, ठीक दक्षिण में है। यह जो क्षेत्र है आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन या फिनलैंड, इनमें से कोई एक होगा। यह मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। रिज वास्तव में उत्तरी अमेरिकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा है। हालांकि उत्तरी अटलांटिक में यह स्थान द्वीप के रूप में समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ है, इसी वजह से तो हम इसको पहचान दे रहे हैं कोई। हाल ही में इस जगह पर कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। अब इसके हिसाब से बताना है किस स्थान की बात चल रही है। चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। पहली बात क्या थी? यह देश उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक सर्कल के ठीक दक्षिण में स्थित है। अब देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक सर्कल यहां से होगा 66.5 डिग्री से यहां। इसको अब हम टॉप व्यू से देखते हैं। दक्षिण का मतलब इसके नीचे की तरफ इस नक्शे के हिसाब से होना चाहिए। अगर ऊपर से देखेंगे तब समझ में आइडिया आएगा ज्यादा आपको। अब देखिए ऊपर से ये टॉप व्यू है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पे जो आइसलैंड है ये देखिए ये आर्कटिक सर्कल से बहुत थोड़ा सा टच है, बाकी सारा हिस्सा बाहर की तरफ है। ये टॉप व्यू है। अब इसको सामने से फ्रंट व्यू देखिए तो ये आर्कटिक सर्कल है और इसके दक्षिण में यहां पे वह क्षेत्र है आइसलैंड का
जो हमें दिखाई देता है, लेकिन अभी हो सकता है कोई और भी हो, बाकी और बातों को से भी हम कंफर्म करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यह मध्य अटलांटिक रिज पर स्थित है। अब मध्य अटलांटिक रिज कहाँ पे है? तो मध्य अटलांटिक रिज देखिए कुछ इस प्रकार से एक ऐसा शेप बनता है मध्य अटलांटिक रिज का। यह जो मध्य अटलांटिक रिज है अटलांटिक ओशियन में है और अपने आप में एक तरह की दरार की तरह है। और यह जो काम कर रही है वह काम कर रही है, सवाल में देखिए, जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है उनके बीच की एक सीमा के रूप में कार्य कर रही है। तो ये बात भी सही है। हालांकि उत्तरी अटलांटिक में यह स्थान द्वीप के रूप में समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ है। तो क्या ऐसा है? अब देखिए, यह द्वीप के रूप में इस तरह से समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ है, इसी रिज में ही। बाकी क्षेत्र तो दबा हुआ है लेकिन ये उठा हुआ है द्वीप के रूप में, तभी तो उसका एक नाम है जिसकी हम पहचान दे रहे हैं। अब यहां पे जितनी बातें हमने कही, हाल ही में इस जगह पर कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों हुए हैं? क्योंकि यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जितना आप ये रेड कलर से देख रहे हैं, यह वो क्षेत्र है जहां पे ज्वालामुखी की घटनाएं होती रहती हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भरा हुआ है ज्वालामुखी घटनाओं के लिए ज्वालामुखी क्षेत्र से। तो इस वजह से ज्वालामुखी घटनाएं भी देखने को मिलती है। ये सारी की सारी बातें जो गुण हैं ये कहां पर हैं, इस सवाल में ही सारी जानकारी हमें मिल चुकी है। उत्तर है आइसलैंड। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में जो वैज्ञानिक है उन्होंने टिटिकाका मेढक के कारण काइट्रिड फंगस के फैलने की संभावना व्यक्त की है। अब जो टिटिकाका झील है, उस झील में एक जो मेढक मिलता है, उस मेढक को यूके ले जाया गया था, उसके बाद से यह खबर चर्चा में है। तो अब थोड़ी सी टिटिकाका झील के बारे में जान लेते हैं। टिटिकाका झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए क्या है, यह झील पेरू और बोलीविया के बीच की सीमा पर स्थित है। दूसरा देखिए, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब इन दोनों बातों को आपने देख लिया है, तो इसके आधार पर बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए, टिटिकाका झील, सबसे बड़ी बात यह है कि टिटिकाका झील वो झील है जो सर्वाधिक, बड़ी झीलों में सबसे ऊंचाई पर सर्वाधिक ऊंची झील है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मतलब यह झील है, बड़ी झीलों में स्पेशली जो सबसे बड़ी झील है सबसे ऊंचाई के आधार पर। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखना है कि यहां पर दोनों में से कौन कौन सही है। तो पहले वाले को देखते हैं, यह झील पेरू और बोलीविया के बीच स्थित है। अब देखिए यहां पर, आप देखिए दक्षिण अमेरिका में यह बोलीविया का क्षेत्र और यह पेरू का क्षेत्र, अब उनके बीच का यह क्षेत्र है, यहां पर है टिटिकाका झील। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा वाला, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं। अगर हम ग्रेट लेक्स के बारे में बात करें, ग्रेट लेक सिस्टम के बारे में बात करें, जो 5 ग्रेट लेक हैं उनके तुलना में कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि यहां पे है टिटिकाका झील, इतनी ऊंचाई पर है, 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। अब यहां पे देखिए ये कौन से है, लेक ओंटारियो है, लेक इरी है, लेक ह्यूरॉन है, लेक सुपीरियर है। ये देखिए कितनी कम ऊंचाई पर दिख रही हैं आपको। लेक बैकाल से अगर तुलना करिए, बहुत सारी झीलों से तुलना करने के लिए इस प्रकार आपके सामने है। बैकाल झील को भी देख लें तो यहां पर आ जाता है, इससे भी ज्यादा ऊपर है लेक टिटिकाका, 12,500 फीट। तो ये सारी जानकारी सिर्फ इसलिए है कि ये अंदाजा लगे कि जो टिटिकाका है कितनी ऊपर है। और नौगम्य झील है, नौका भी चलाई जा सकती है। तो इस हिसाब से दूसरा भी सही है और मीठे पानी की झील है, यह भी सही जानकारी है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब यह जो सवाल है उस खबर से जुड़ा हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि नीग्रो नदी ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गई है, जिससे पानी के नीचे छिपी सहस्त्राब्दी पुरानी नक्काशी का पता चला है। ये खबर है, लेकिन इसके माध्यम से सवाल बनता है, हम कुछ अन्य नदियों के साथ जोड़ करके एक बड़ा बृहद सवाल बना सकते हैं। कैसे? हाल ही में मिली खबरों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सूखने लगी हैं? यहां पे देखिए, सोलिमोस है, रियो नीग्रो है और मदीरा है। आपको बताना है विकल्पों के आधार पर कौन सा या कौन से सही है या है। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, अमेज़न जो नदी, अमेज़न नदी कहां से शुरू होती है? अमेज़न नदी शुरू होती है पेरू से, और पेरू से देखिए आगे बढ़ते बढ़ते एक ट्राई जंक्शन जैसा क्षेत्र आता है कोलंबिया के पास। इस कोलंबिया से फिर आगे देखिए बढ़ती है और आगे कहां जाती है? ये ब्राजील में आगे बढ़ते हुए ये अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। ठीक है, अब समझिए बात को।
इस नदी बेसिन को देखें तो इस नदी बेसिन में बहुत सारी नदियां हैं। अगर मुख्य नदी की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है, आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए यह समुद्र में मिल जाती है। जो सहायक नदियों की बात करें तो देखिए सबसे पहली सहायक नदी है ये निग्रो नदी है, ये आई निग्रो नदी। एक और सहायक नदी देखिए मदिरा, ये दूसरी। अब ये जो मदिरा है और ये जो निग्रो है, ये दोनों वही नदियां हैं जिनके बारे में सवाल में देखिए जिक्र था, रियो और मदिरा। तो इन दोनों के बारे में यह बताया गया है कि नदियां सूखने लगी हैं। तो ठीक है, ये दो तो हैं। एक और नदी है, वो कौन सी है? वह नदी है सोलिमोसा, यह भी है, लेकिन वो सोलिमोसा आपको दिख नहीं रही होगी, स्पेशली कहां है आप देखिए। तो यह जो अमेजन नदी है इसका जो प्रवाह हो रहा है कोलंबिया से, जहां से यहां से आगे बढ़ती है पेरू के बाद और फिर ब्राजील में प्रवेश करती है और आगे बढ़ती है, और जहां पे यह जाके मिलती है नीग्रो से। तो कोलंबिया से जहां से शुरू हुई और नीग्रो तक जहां गई, इस बीच के क्षेत्र में जो अमेजन नदी थी उसी को हम सोलिमास या सोलिमोस नदी के नाम से जानते हैं। तो अब यह तीसरी नदी भी समझ में आ गई आपको एग्जैक्टली है कहां पे, किस क्षेत्र के बीच के हम क्षेत्र को बोलते हैं। तो आपको अब कोई डाउट नहीं होगा, मतलब यहां से कहीं भी यहाँ पे इस क्षेत्र में जैसे निग्रो नदी यहां आ रही है तो इतने क्षेत्र के बीच में सोलिमोस इसको हम कह सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया, तीनों ही है। तो तीनों है तो मतलब सभी तीन, ठीक है, जवाब मिल चुका है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जुड़ा है, अब देखिए वह क्षेत्र है अमेजन जो रिवर बेसिन है, उससे आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा क्षेत्र इस महाद्वीप का इस बेसिन की वजह से नीला दिखाई देता है। तो यहां पर जो अमेजन वर्षा वन है जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, इन्हीं नदियों की वजह से हरे भरे हैं। नदियां सूखेंगी तो उसके बाद पेड़ों पर प्रभाव पड़ेगा, और पेड़ों पर जितना प्रभाव पड़ेगा नदियों पर उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल जो है, पाकिस्तान की एक जल विद्युत परियोजना है, उस परियोजना से चीनी श्रमिकों को जो ले जा रहे काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस तरह के हमले पहले भी हुए हैं, और यह चीनी श्रमिक वहां क्या कर रहे हैं, इसके पीछे का जवाब है कि यह जो जल विद्युत परियोजना है, इस जल विद्युत परियोजना की जिम्मेदारी चीन के पास है। आपको पता है कि चीन जो है अपना BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के काफी तेजी से काम कर रहा है। इसी क्रम में यह काम ही उसी का हिस्सा है, जिस प्रकार से अपना विस्तार कर रहा है, पाकिस्तान में निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करके बताना है कौन सा सही है या नहीं है। तो सही पता रहेगा तो जो सही नहीं है ये भी पता रहेगा। अब देखिए बेशम, खैबर पख्तूनख्वा और दासू ईरान और तुर्बत सीरिया, इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए ये तीनों के तीनों, बेशम हो, दासू है या तिरबत हो, ये सारे के सारे हमें पाकिस्तान के नक्शे में मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे चलिए बताता हूं। ना तो ये दासू ईरान में है, ना तो तुर्बत सीरिया में है, लेकिन हमें जानने की जरूरत है, तभी हमें पता चलेगा कि सही सुमेलित अगर केवल एक है तो किस आधार पर है। चलिए देखिए, एक हाईवे है पाकिस्तान में, बहुत प्रमुख हाईवे है। इस हाईवे का नाम क्या है? काराकोरम हाईवे। अब इस काराकोरम हाईवे में जो आप देखते हैं सबसे पहले बेशम, बेशम देखिए आपको दिखाई देगा इस क्षेत्र में, और यह जो क्षेत्र है कौन सा है? खैबर पख्तूनख्वा है, पाकिस्तान का ही क्षेत्र। उसके बाद देखिए दासू और तुर्बत को देखिए। दासू वही पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जल विद्युत परियोजना की बात हो रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जहां पे श्रमिकों के ऊपर हमला हुआ। तो ऐसे में देखिए तो दासू भी इसी काराकोरम हाईवे में का ही क्षेत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसी रास्ते पर आता है और यह पाकिस्तान में है। यह बात भी स्पष्ट हो गई। फिर तुर्बत सीरिया। अब देखिए तुर्बत जो है वह पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में है, इस वजह से यह भी पाकिस्तान का हिस्सा है, यह स्पष्ट होता है। तो तीनों के तीनों ही पाकिस्तान में आते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ईरान और सीरिया लिखा है इसलिए यह गलत है, लेकिन यह जो खैबर पख्तूनख्वा है यह पाकिस्तान में है और इसी के अंदर बेशम आता है, इस वजह से यह सही है। तो हमारा केवल एक ही यहाँ पर युग्म जो दिखाई देता है सही है, तो केवल एक, ए हमारा सही जवाब है। अब उसके बाद देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आया हुआ सवाल है 2019 में सेट ए में पूछा गया था। सवाल क्या है ये देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सागर है और दूसरी तरफ सागर से लगा हुआ देश है। 5 सागर हैं और 5 उससे लगे हुए देशों के बारे में बताया गया है, और ये पूछा गया है कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। अब देखिए एड्रियाटिक सागर, अल्बानिया, एक एक करके देखते जाते हैं तो हमें अंदाजा जवाब का मिल जाएगा। अब देखिए ये एड्रियाटिक सी है, अब यहां पर अल्बानिया देखने को मिलेगा इस जगह पे, इसका मतलब लगा हुआ है, सही है। अब चलिए पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला काला सागर क्रोएशिया। अब आते हैं काले सागर, ब्लैक सी। अब देखिए ब्लैक सी से हमें क्रोएशिया कहीं भी देखने को मिलेगा, टर्की, जॉर्जिया, रशिया,
इसके अलावा यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमानिया, मोल्डोवा तो वो है भी नहीं, रोमानिया है, बुल्गारिया है, लेकिन हमें कहीं भी वो नहीं दिखा जो हम ढूंढ रहे थे, क्रोएशिया। क्योंकि क्रोएशिया कहां पे है? क्रोएशिया आपको दिखाई देगा, आप ध्यान दीजिए, तो एड्रियाटिक सी से लगा हुआ दिखाई देगा। कहां पे है? ये है पूरा का पूरा क्रोएशिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पे हमें अभी तक पता चला ये सही है, ये दूसरा वाला गलत है। अब कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, देखिए कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान, यह क्षेत्र लगा हुआ है, इसका मतलब कि तीसरा वाला सही है। अब ही आगे जवाब नहीं मिला, हमें पांचों पता होना चाहिए। भूमध्य सागर, मोरक्को, अब चलिए देखते हैं भूमध्य सागर, मोरक्को, ये है मेडिटेरियन सी और यहां पर अफ्रीका का क्षेत्र है मोरक्को। तो यह जो है यह हमें सही दिखाई देता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चौथा सही हो गया। अब पांचवा लाल सागर, सीरिया। अब देखिए सीरिया की तरफ आना होगा, लाल सागर में ये रेड सी है। अब ये देखिए सीरिया यहाँ पे है, लेकिन रेड सी से यह नहीं लगता है, सीरिया लगता है आपका मेडिटेरियन सी से। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि जो पांचवा वाला है वह गलत है और दूसरा हमने पहले ही देखा था युग्म गलत है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा कहाँ मिलते हैं? बी में मिलते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह से हम अब आ चुके हैं अपने अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न देखिए, प्रायः समाचारों में देखे जाने वाले अवदीव्का, क्रामाटोर्स एवं जापोरिजिया क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? यूक्रेन, अजरबैजान, रूस और सीरिया। अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।